Hello everyone. Today we are going to discuss all the important topics of class 12 English, and in this video we are going to cover first of all letter to the editor, then report writing, then notice writing, and then article writing, and then we will do some important, or you can say that some expected questions from class 12 English. So first of all हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर टू द एडिटर को कि लेटर टू द एडिटर आपके एग्ज़ाम में एक लेटर लिखने के लिए आएगा न्यूज़पेपर को। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी इसमें कवर अप करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर राहुल, आर रेसिडेंट ऑफ शिवाजी नगर पुणे। यू आर कंसर्न्ड अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड मिसमैप्स in your city. Write a letter to the editor of a local magazine, Jan Chetna, highlighting the problem and suggesting measures to check the problem. आप राहुल हैं जो निवासी हैं शिवाजी नगर पुणे के, है ना। और आपके शहर में जो रोड जो है वो मिसमैप्स हो चुके हैं, ठीक है ना। और आपको लेटर टू द एडिटर में मैगज़ीन में एक लेटर लिखना है और उसमें हाईलाइट करना है जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले लेटर टू द एडिटर लिखने के लिए सबसे पहले आपको डेट लिखना मीन्स सबसे पहले एड्रेस लिखना पड़ेगा, देन डेट लिखना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट टू द एडिटर। उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम पहले से दिया हुआ था, जन चेतना पुणे। सब्जेक्ट आपका रहेगा कंसर्न अबाउट द इंक्रीज इन नंबर ऑफ रोड मिसहैप्स। उसके बाद ग्रीटिंग करेंगे, सर मैडम। देन यू हैव टू राइट, आई राहुल, आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पुणे, वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द राइजिंग नंबर ऑफ रोड मिसहैप्स इन माई नेबरहुड. The roads are becoming a death trap in recent years. The road cause to these collisions appears to be irresponsible and hasty driving. People nowadays live in a merchandise world and are usually in a rush. The speed barriers and accident prone area warnings are ignored. They are not concerned regarding their well being or the regulations of the road. Another factor contributing to these collisions is the growth in the number of automobiles on the road. Today's youth yearn for their own automobile. The majority of risky driving is done by young people who are also reckless drivers. उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ through the prestigious column of your publication to take appropriate stern action against lawbreakers. Though public awareness programs make people aware about traffic rules, the significance of speed barriers and speed restrictions so that roads become a safe place for everyone who uses them. देन आप लोगों को लिखना है थैंकिंग यू योर सिंसियरली। जो भी गिवन नेम दिया रहेगा, अगर नेम नहीं दिया रहेगा तो XYZ ABC आप कुछ भी लिख सकते हो, बट इफ इट्स मेंशन द नेम देन यू हैव टू मेंशन द नेम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, highlight the importance of proper garbage disposal with an aim to create awareness among the city residents. Write a letter regarding the same to the editor of a local Delhi Hindustan Times. You are Rubal of Shaktinagar, Delhi. आप आपका नाम यहाँ पे रूबल है, शक्ति नगर दिल्ली के रहने वाले हैं आप। आपको हाईलाइट करना है प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम के बारे में। जो आपके घर के आसपास जो कचरा फैला हुआ रहता है उसके बारे में आपको लेटर टू द एडिटर लिखना है द हिंदुस्तान टाइम्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करने का तरीका आप लोग को पता ही है। सबसे पहले आप एड्रेस मेंशन करोगे, देन आपको डेट मेंशन करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट लाइक दैट टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। जो भी गिवन न्यूज़पेपर का नेम दिया रहेगा उन सबको आपको मेंशन करना है। देन आपको सब्जेक्ट लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, कि गार्बेज को प्रॉपर जगह में मीन्स डिस्पोज करने का महत्व। उसके बाद सर मैडम लिख के आप स्टार्ट कर सकते हो। आई एम अ रेसिडेंट ऑफ शक्ति नगर and want to draw your attention towards the problem of improper garbage disposal in the area. Our neighborhood is largely plugged with filthy and messy conditions. The streets are unswept and the roads are wet. Garbage cans are frequently overloaded and many people appear
to be lacking in civil awareness. It causes a slave of illness despite posters and placards reminding people of their social duties. They continue to pollute the area. इसका मतलब ये हुआ कि आप शक्तिनगर के रहने वाले निवासी हैं और आप इस प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर के माध्यम से मीन्स एडिटर का ध्यान खींचना चाहते हैं कि आपके मीन्स मोहल्ले में या फिर आपके नेबरहुड में जिस तरह से गंदगी फैलाई जा रही है उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे फैल रहे हैं। रोड्स वेट हो चुके हैं और गार्बेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ओवरलोड हो जाता है और उसके वजह से बहुत सारे बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। और साथ ही साथ ये मीन्स सामाजिक ड्यूटी होती है लोगों की कि गंदगी को ना फैलाएं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to address the issue of garbage disposal in a sensible manner because cleanliness is a fundamental requirement. We shall make this appeal to the general population. Citizens of our community have started a campaign to raise awareness about safe waste disposal. Everyone is welcome to join in our effort to make it tremendous success. Now उसके बाद फिर से आपको ग्रीटिंग करना है, थैंकिंग यू yours faithfully. The name was given there Rubal. That's the reason you have to once again put the name Rubal. अब ये तो लेटर टू द एडिटर लिखने का एक तरीका हो गया। इसी तरह से मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ जिसको आप लोगों को मीन्स घर में सॉल्व करना है, ट्राई करना है बनाने का, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। तो मोस्ट प्रोबेबल इस बार भी इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आप लोग का लेटर टू द एडिटर में रहने वाला है। सो इन क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि इसमें आप अच्छा नंबर ला पाओ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुअर क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्लेस, नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बर्ड्स इन योर एरिया, रैश एंड reckless ड्राइविंग बाय टीनेजर्स, लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट इन योर लोकेलिटी एंड इंक्रीज क्राइम इन योर एरिया। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि खुद से सॉल्व करें। नाउ वी विल हैव टू move ahead into the next topic and we will do some important questions of report writing or no article. So now we are moving ahead and we will complete now the article writing. And in an article writing, how you will have to solve the questions, see the things. The first question is given over here. Write an article in 150 to 200 words expressing your views on the yoga अभ्यास in your daily life. That means एक आर्टिकल लिखना है 150 से 200 के वर्ड में जिसमें अपना व्यू बतलाना है आप लोग को कि इम्पोर्टेंस क्या होता है योगा अभ्यास का आपके दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले जो हेडिंग होता है उस हेडिंग को आप पुट कीजिएगा और द सुटेबल हेडिंग इज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा अभ्यास बाय राहुल रजनी। जो भी गिवन नेम दिया रहेगा उस गिवन नेम से भी आप वहाँ पे बना सकते हो। अगर नेम नहीं दिया रहेगा तो ABCXYZ करके भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले तो मीन्स आपको हेडिंग लिखना है द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा अभ्यास अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद जो जिनके द्वारा लिखा जा रहा है, भाई राहुल है, रजनी है और कोई भी अदर नेम के द्वारा आप इसको लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा अभ्यास के बारे में समझेंगे। योगा इज एन एंशियंट आर्ट दैट कनेक्ट्स द माइंड एंड बॉडी। योगा एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है जो माइंड को बॉडी से रिलेट करती है, जोड़ती है। इट इज़ एन एक्सरसाइज दैट वी परफॉर्म बाय बैलेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। और ये एक ऐसा मीन्स एक्सरसाइज होता है जो हमारे बॉडी के एलिमेंट्स को क्या करती है, बैलेंस करती है। इन एडिशन इट हेल्प्स अस मेडिटेट्स एंड रिलैक्स। और इसके साथ ही साथ हम लोग को इससे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन का महसूस होता है और बहुत ही ज़्यादा हम अपने आप को मीन्स अपने माइंड को स्थिर रख सकते हैं। Moreover, yoga helps us keep control of our bodies as well as mind. It is a great channel for releasing our stress and anxiety. योगा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को बिल्कुल कंट्रोल करती है
और हमारे शरीर में जो भी स्ट्रेस और एंजाइटी फैली हुई होती है उन सबको दूर करती है. योगा gained popularity gradually and is now spread in all regions of the world. It unites people in harmony and peace. Yoga essentially originated in the subcontinent of India. It has been around since ancient times and was performed by yogis. The term yoga has been derived from a Sanskrit word which translates to basically union and discipline. In the earlier days, the followers of Hinduism, Buddhism, and Jainism practiced it. Slowly, it found its way in Western countries. Ever since, people from all over the world perform yoga to relax their minds and keep their bodies fit. Furthermore, after this popularity of yoga, India became known for yoga worldwide. People all over the world have started to realize the benefits of yoga. Several workshops are held, and now there are even professional yogis who teach this ancient practice to people so they can learn about it. Now, in this one, you can understand about the means various kind of means techniques that you have to write in your exam if these kind of a question will come. Now the next thing that we will have to complete. The next question is, compulsory value based education is the only remedy for including values among the future citizens of the country. This will also help in the prevention of crime in the country. Write an article in 150 to 200 words on the need of compulsory value based education. जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उस चीज़ का क्या वैल्यू होता है ना, उस चीज़ के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है. मीन्स इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स. तो वंस अगेन यू हैव टू स्टार्ट अ हेडिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, और जिसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका नाम आप लिख दोगे, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज एन एजुकेशनल philosophy, an approach of teaching and learning that underpins a way a school organizes itself, develop relationships, and promote positive human values. Schools that adopt such an approach report that there is a qualitative improvement in pupils' attitude and behavior. The purpose of value based education is to help the school community think about and reflect upon positive universal values and practical implications of expressing them in relation to themselves and community as a whole. Value based education also supports schools in promoting an inclusive school ethos and the methods of working, raise achievements, and help pupils to raise their self esteem and take responsibility for their own behavior and learning. It also enables students to examine the kind of life that is worth living and to consider what kind of life they want for themselves. At the core of value based education lies an agreed set of principles, deeply held convictions that underpin all aspects of life, school life, and work. The process is holistic and developmental, demanding a greater deal from the school's community. Value based education is thus a philosophy for developing and supporting school of excellence. जैसे कहने का मतलब है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होता क्या है. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन होता है जिसके द्वारा हम मीन्स पढ़ाई के विभिन्न मीन्स चीज़ों को जान सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में इसे शामिल करके हम अपने मीन्स जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं. और इन सब चीज़ हम लोग को जो ये ज्ञान की प्राप्ति होती है वो मीन्स सोर्सेज से होती है, जैसे स्कूल से, कॉलेजेस से, या डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसफर्स से. और उन लोगों से जब इन चीज़ों को हम अपने लाइफ में शामिल करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लाइफ के एटीट्यूड में बहुत सारी बदलाव आती है, हमारी मीन्स सोचने की शक्ति बढ़ती है, हमारे व्यवहार में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. हम सही या गलत चीज़ों के बारे में डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें बुरी है, या किस चीज़ को हम अपने लाइफ में मीन्स शामिल करें और किसे अपने लाइफ से दूर करें. सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग इफ़ यू विल इंक्लूड इन योर आर्टिकल राइटिंग देन डेफिनेटली यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम. और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एक और क्वेश्चन इसी तरह का हम लोग करते हैं. ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड इंडस्ट्री एंड अ फास्ट फूड कल्चर, ट्रेडिशनल हेल्दी डाइट्स आर इंक्रीजिंगली
being replaced by unhealthy junk food containing artificial additives and preservative chemicals. So, write an article in 150 to 200 words for a national daily on the need for in calculating healthy dietary habits. मीन्स पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से मीन्स जंक फूड का सेवन किया जा रहा है और उस जंक फूड का सेवन से लोगों के स्वास्थ्य में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स, किस प्रकार की दुविधाओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है। मीन्स अबाउट 150 to 200 वर्ड्स में। किसे लिखना है? नेशनल दिल्ली को लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग वंस अगेन। नीड टू इनकैलकुलेट healthy dietary habits. Once again you have to write the heading and then जिसके द्वारा लिखा जा रहा है बाय रमेश रमोला, दिस इज ओनली फॉर द एग्जाम्पल, बट आप दोनों मत लिख देना। नाउ स्टार्ट आप करोगे। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड द एडवेंट ऑफ फास्ट फूड कल्चर, ट्रेडिशनल हेल्दी डाइट्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अनहेल्दी जंक फूड दैट हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में फास्ट फूड का कल्चर चला आ रहा है और जिसके वजह से हम लोग जो ट्रेडिशनल मीन्स डाइट जिस तरह का इस्तेमाल पहले किया जाता था, उन सभी चीज़ों को रिप्लेस करके जंक फूड का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार के पोषक तत्व तो होते नहीं हैं, वो हमारे शरीर में बस नुकसान ही हमारे बॉडी को पहुंचाते हैं, हमारे हेल्थ को ख़राब करते हैं। लेकिन फिर भी पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ का इस्तेमाल इतने ज़ोरों से किया जा रहा है कि इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ लोगों के हेल्थ पे बहुत सारे हज़ार्ड्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। Children and even adults have become quite fond of this junk food essentially because it is a palatable and caters well to their taste buds. बस बच्चे और जितने भी अडल्ट हैं वो इन सभी चीज़ों के पीछे इतनी तेज़ी से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाद के लिए। कहने का मतलब बस माउथ के टेस्ट के लिए, टंग के मीन्स टेस्ट के लिए अगर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल अगर लोग करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा मीन्स हानिकारक इनका प्रभाव पड़ेगा। दो जंक फूड डज नॉट कम विथ अ सेक्यूरिटी वार्निंग, इट इज़ एक्चुअली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ इफ़ वी ईट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस एज इट कंटेंट्स आर्टिफिशियल एडिटिव्स एंड केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स। अगर इस तरह के जंक फूड्स का अगर हम लोग कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे मीन्स हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा डाउन कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। Hence the need arises for in calculating healthy dietary habits. I feel childhood is the best stage to inculcate good food habits. जहाँ तक मेरा मानना है कि इन सभी डाइटों का जो मीन्स इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर बच्चों को अगर बचपन से ही अगर इन सभी चीज़ों का हैबिट अगर ना दिया जाए तो आगे चल के भी वो इन सभी चीज़ों के हैबिट से दूर रहेंगे। लेकिन आजकल क्या होता है कि बच्चों को बचपन से ही इन जंक फूड्स का आदत लगा दिया जाता है, जिसके वजह से मीन्स बहुत ही कम उम्र में उनके हेल्थ पे बहुत सारे इश्यूज आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो constant reformants and the emphasis of healthy eating choices at home, parents can ensure that their kids continue to eat healthy even when they are away from home। और इन सभी चीज़ों का आदत हो जाने के बाद जब माँ बाप घर से बाहर भी रहेंगे तो भी बच्चे क्या करेंगे, मीन्स मीन्स अच्छे चीज़ों को ही खाएंगे, दैट मीन्स हेल्दी चीज़ों को ही खाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, parents should remember that kids learn their eating habits from them, so they should lead by examples and eat healthy themselves। अब इन सभी चीज़ों का बच्चों को आदत दिलाने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी उन सभी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अवॉइड इन सभी चीज़ों को नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सी चीज़ है कि बच्चे देख के बहुत जल्दी सीखते हैं। और इन सभी चीज़ों को अगर बच्चे देख के अपने डेली लाइफ में अगर यूज़ करना इस्तेमाल कर दें तो बच्चों के लाइफ के साथ ये खिलवाड़ होगा। This will encourage their kids to follow in their footsteps. Children's initial refusal to eat healthy food should not discourage the parents. Repeated exposure to healthy foods like fresh fruits and vegetables, nuts, milk, etc. will ensure that the kids might want to try it out at the some point. So constant encouragement is needed to make them try out healthy food, but do not force anything. Aim to make good nutrition a way of life than a rule, and a healthy eating habits will come naturally and not something that is being enforced.
एक और क्वेश्चन हम लोग आर्टिकल का कहते हैं, जो बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मीन्स लगातार बहुत सालों से आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो मैंने भी सोचा कि आपको इसके बारे में एक आर्टिकल करवा दूँ, ताकि अगर ये एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। सो ये है एक आर्टिकल अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक हेडिंग हो गया, उसके बाद आप जिनके द्वारा लिखा जा रहा है उनका नाम। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड कंसर्न। ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज है वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही बड़ा मीन समस्या बन के सामने आया है। इट इज़ ग्रेजुअली डेवलपिंग इनटू एन अनप्रेसिडेंटेड एनवायरमेंटल क्राइसिस एविडेंट इन मेल्टिंग ग्लेशियर्स, changing weather patterns, rising sea levels, floods, cyclones, and droughts. Global warming implies an increase in the average temperature of the Earth due to entrapment of greenhouse gases in the Earth's atmosphere. There is a crying need to raise awareness about global warming. If we have to save the world from disaster, here we are providing you some useful article on global warming under various categories according to varying words limits. Now, the rise in the levels of carbon dioxide leads to substantial increases in temperature. It is because carbon dioxide remains concentrated in the atmosphere for even hundred of years due to activities like fossil fuels combustion for electricity generation, transportation, and heating. Human beings have contributed to increase in carbon dioxide concentration in the atmosphere. अब ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब मीन्स पृथ्वी का टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत ही ज़्यादा मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग का भी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और इसके वजह से मीन्स सी लेवल्स, फ्लूड्स, साइक्लोन्स, इन सभी चीज़ों के होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाना पड़ेगा। और उस चीज़ को अगर बैलेंस करके नहीं चलाया गया, उस चीज़ को बैलेंस नहीं किया गया, तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमेशा बना रहेगा। सो नाउ once again we will have to continue some more questions. Article on climate change, आपको फिर से हेडिंग देना है क्लाइमेट चेंज और जिसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका नाम। नाउ climate change refers to the change in the environmental conditions of the earth. This happens due to many internal and external factors. The climatic change has become a global concern over the last few decades. Besides these, climatic changes affect life on the earth in various ways. These climatic changes are having various impacts on the ecosystem and ecology. Due to these changes, a number of species of plants and animals have gone extinct. The climate started changing a long time ago due to human activities, but we came to know about it in the last century. During the last century, we started noticing the climate change and its effects on human life. We started researching on climate change and came to know that the earth temperature is rising due to a phenomenon called the greenhouse effect. The warming of the earth's surface causes many ozone depletion, affect our agriculture, water supply, transportation, and several other problems. If we do not anything and things continue to go on like right now, then a day in future will come when humans will become extinct from the surface of the earth. But instead of neglecting these problems, we start acting on these, then we can save the earth and our future. क्लाइमेट चेंज हो जब होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मींस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। और अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो क्लाइमेट चेंज होने से भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पंछियाँ, बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और इस तरह के क्लाइमेट चेंज जब होते हैं तो बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी खतरा हो जाता है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर धरती का बढ़ते चला जाता है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का खतरा बना रहता है। और उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहला खतरा तो होता है कि ओजोन डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। डैट मीन्स ओजोन की परत जो होती है वो टूटने स्टार्ट हो जाती है। मीन्स एग्रीकल्चर सही से नहीं हो पाता है।
वाटर सप्लाई में दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्टेशन में मीन्स सही से नहीं हो पाता, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो मीन्स उत्पन्न हो जाती है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और ये बतलाया गया है कि अगर इसी तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया में, इस धरती पर, पृथ्वी का कोई मीन्स इंसान का कोई नामो निशान नहीं होगा। तो this is the thing of this article. Now the next is another important topic of article is women empowerment. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोगों को कवर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से सारे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो एक बार इन टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज इफ़ दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम देन डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। सो वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर आर्टिकल लिखने के लिए आया आपके एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले आपको तो हेडिंग लिखना है वुमेन एम्पावरमेंट, एंड देन जिनके द्वारा लिखा जा रहा है उनका नाम। देन जेंडर इक्वालिटी इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ ह्यूमन राइट. A woman is entitled to live in dignity and freedom. Empowering women is also an indispensable tool for advancing development and reducing poverty. Empowered women contribute to the health and productivity of whole families and communities and improve prospects for the next generation. The importance of gender equality is underscored by its inclusion as one of the 8 Millennium Developmental Goals. Gender equality is acknowledged as being a key to achieving the other 7 goals. Yet, discrimination against women, including gender based violence, economic discrimination, reproductive health inequalities, and harmful traditional practices, remains the most pervasive and persistent form of inequality. Since the beginning of civilization, there has been bulk evidence of women being considered inferior to men. Almost every country, no matter how progressive, has a history of ill treating women. This has eventually nudged women to retrospect their status in society and has even led women from all over the world to be rebellious to reach the status they have today. Since then, women have been vocal about gender equality and have continuously made efforts to empower themselves to achieve that equality. The empowerment and autonomy of women and the improvement of their political, social, economical, and health issues is a highly important in itself. वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो मीन्स इससे एक क्वेश्चन तो आपका रहता ही रहता है, इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल कवर करके जाइएगा। दैट मीन्स अगर महिलाओं को अगर जेंडर बायस्ड के थ्रू या फिर किसी भी वजह से अगर इक्वल नहीं समझा जाता है या फिर उन्हें मीन्स कम आंका जाता है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एंशियंट टाइम में या फिर पहले के समय में मीन्स महिलाओं को उस तरह की आज़ादी या उस तरह का इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से ना तो वो अच्छे से उनकी पढ़ाई हो पाती थी और ना ही मीन्स उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर बहुत सारी चीज़ों के वजह से उनको कम आंका जाता था, और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ मीन्स का जन्म होता था। आज के ज़माने में अगर महिलाओं को पढ़ाई लिखाई या फिर इन सभी चीज़ों में इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता है, तो वो मीन्स कहने का मतलब है वो किसी भी फैमिली का एक बेस होती है। अगर वो अगर अच्छे से पढ़ी लिखी नहीं हो, अगर उनको इक्वल नहीं समझा जाए, तो कहने का मतलब नेक्स्ट जनरेशन पे भी इसका बहुत बड़ा असर होगा, और ये सभी चीज़ें आगे चलकर बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक थिंग बन जाएगा। तो दिस इज़ द आर्टिकल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू राइट इन योर own words. So by taking the help of this article, you can add some more points, you can add some more points by yourself. So now the next thing, एक और टॉपिक है जो पिछले साल आया हुआ था, राइट एन आर्टिकल ऑन स्वच्छ भारत अभियान। मीन्स स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी आपको मीन्स आर्टिकल पूछा जा सकता है। अगर इस तरह का टॉपिक आता है आपको एग्ज़ाम में, तो आप इन सभी चीज़ों को, इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से देख लो, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो आपको हेडिंग देना है स्वच्छ भारत अभियान और जिसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका नाम। देन स्वच्छ भारत अभियान, ऑल्सो नोन एज द क्लीन इंडिया मिशन, इज अ नेशनल कैंपेन launched by the government of India to make India clean.
The campaign was launched on October 2, 2014, the 145th birth anniversary of महात्मा गांधी। स्वच्छ भारत अभियान का एक मिशन जो था वो पूरे भारत पे लागू किया गया था और ये एक राष्ट्रीय योजना थी जो भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी। और इस योजना की शुरुआत हुई थी, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, जो 145th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, दैट मीन्स महात्मा गांधी के 145वीं पुण्यतिथि मीन्स जन्म पुण्यतिथि के समय ही मीन्स इसे स्टार्ट किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च इन 2014 is an Indian national cleanliness campaign aimed at a clear and healthier nation. It emphasizes proper sanitization and waste management. The initiative encourages public participation, emphasizing the responsibility of every citizen. Swachh Bharat Abhiyan strives for a cleaner environment, improved hygiene, and the eradication of open defecation. Through community engagement and awareness programs, it aims to instill a sense of cleanliness and pride in maintaining a pollution free country. Swachh Bharat Abhiyan, initiated in 2014 by Prime Minister Narendra Modi, is a monumental effort to transform India's sanitization landscape. Clean India is the mission core objective emphasizing proper waste management, hygiene, and the eradication of open defecation. This campaign recognizes the importance of a clean environment in promoting overall health and well being. It engages citizens across the country, fostering a collective responsibility for cleanliness. Now, स्वच्छ भारत अभियान एक टॉपिक था आपका आर्टिकल का। इसके बाद मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को दे रहा हूँ जिसे आप खुद से कवर कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भी हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो हैं ही, लेकिन अगर ये इन टॉपिक्स आ जाएँ तो आप इन सभी चीज़ों पे कम से कम एक बार रीड ज़रूर कर लेना, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। रोल ऑफ यूथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, दिस इज़ a very means important topic regarding your upcoming exam. Now, price hike, favorite political leader, the exploitation of young minds, and save and love a girl child. These are the most important topics that you will have to cover. Otherwise, if these kind of a question will come in exam, then you will get confused. So try to complete these topics properly. Now, इस टॉपिक के बाद हम लोग कवर करने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग भी एक तरह का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके पोर्शन का, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी, और जैसा कि मॉडल क्वेश्चन रिलीज़ किया गया था जैक के द्वारा, तो इस बार भी आप लोग का मोस्ट मीन्स प्रोबेबल चांसेस है कि रिपोर्ट राइटिंग से भी क्वेश्चन आएगा। और रिपोर्ट राइटिंग से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अगर मीन्स दिक्कत ना हो, इस वजह से मैंने एक दो एग्जाम्पल्स और एक दो रिपोर्ट राइटिंग को यहाँ दिया हुआ है, ताकि आप इन सब चीज़ों में और भी बेहतर कर सको। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने इसमें दिए हैं, ताकि इन टॉपिक्स की मदद से अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू स्टार्ट द टॉपिक बाय गिवन अ क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अ रिपोर्ट इज MMD School Nasik recently organized a tree plantation awareness program. You are Amita, editor of the school magazine. Write a report on the event for your school magazine in about 120 to 150 words. देखिए, MMD स्कूल नासिक ने मीन्स अभी हाल में ही एक ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। आप अमिता हैं या फिर अमित हैं, आप एडिटर हैं स्कूल मैगज़ीन के, ठीक है ना, और आपको एक रिपोर्ट लिखना है स्कूल मैगज़ीन के लिए इन अबाउट 120 टू 150 वर्ड्स। तो देखिए, रिपोर्ट लिखने का भी तरीका बिल्कुल मीन्स आर्टिकल के जैसा है, बट यू नीड टू ऐड सम पॉइंट्स ओवर हेयर। जैसे कि कोई भी टॉपिक रहेगा आपका रिपोर्ट में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे रिपोर्ट ऑन द टॉपिक। तो टॉपिक हमारा है ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है ना। तो हम लोग रिपोर्ट में उसी तरह से लिखेंगे रिपोर्ट ऑन ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। और कहाँ पे ये मीन्स स्टैब्लिश किया गया है, कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है, ऑर्गेनाइज हेल्ड एट MMD स्कूल नासिक, ठीक है ना। तो आप
मीन्स रिपोर्ट तो पहले लिखोगे उसका हेडिंग को, और जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है उस जगह को भी उसको ऐड कर दोगे, एंड देन द सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू हैव डन इन मीन्स आर्टिकल, वंस अगेन यू हैव टू राइट किसके द्वारा लिखा गया है, बाय अमित, एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन। लड़का होगा तो अमित, लड़की होगी तो अमिता, और उसका डेजिग्नेशन वहाँ पे लिख देना है। देन व्हाट यू हैव टू डू, देन you have to start the report writing. Our school organized a tree plantation program on the occasion of World Environment Day. The program started with prayer at 8 a.m. in the morning. All the students and teachers participated in this program. Also, some local municipality department officers have participated in our program. They guided us on how to plant a sapling properly. The aim of this program is to plant a total of 500 saplings on the school campus and nearby local areas. One by one, student and teachers started planting saplings. Firstly, we started planting saplings in the garden of our school campus, and after that, we planted saplings in the nearby local areas of our school. Students also made some posters and banners on the importance of tree plantation. We passed banners and posters in the area around our school so that people read these and know the importance of tree plantation. After our goal of planting 500 trees is achieved, we come to our school. The principal of our school gave a passionate speech on the topic of Environment Day. Finally, the program ended with the singing of the national anthem. तो इस तरह की रिपोर्ट अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको स्टार्ट इसी तरह से करना है, और उसी तरह से इसके बारे में मेंशन करना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आपको मैटर भी पता होना चाहिए, और ख़ास करके जो लिखने का तरीका होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट को आपको चेंज नहीं करना है, बिकॉज देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग, बट you need to understand the difference between these two topics. Otherwise you will get confused and you will mix the article with report and report with article. So try to write the separate things. आर्टिकल को आर्टिकल में ही लिखेंगे और रिपोर्ट को रिपोर्ट में ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट मिलता जुलता है, बट देर हैज़ बिन लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस. सो ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक था ही. ना एक और टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज the Electoral Literary Club of your school organize a voter awareness program in the school campus. Write a report in about 80 to 100 words for the school magazine describing the event. Sign as Mukul Mansi of Jilla Plus 2 High School, Ranchi. देखिए अब क्या है, मीन्स इलेक्ट्रोलर लिटरेरी क्लब के द्वारा आपके स्कूल में एक वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम को मीन्स क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, और उसी के बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखना है स्कूल मैगजीन के लिए, ठीक है ना. और आपको वहाँ पे साइन करना है मुकुल मानसी, जो कहाँ के हैं, जिला +2 हाई स्कूल रांची के. तो ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग इसका हेडिंग लिखेंगे, रिपोर्ट ऑन वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम. ये तो क्लियर है टॉपिक. यहाँ पे जगह का नाम कहाँ पे है, किस जगह पे ये ऑर्गेनाइज किया गया है, जिला +2 हाई स्कूल रांची में इसकी ऑर्गेनाइज की गई है. किसके द्वारा, मीन्स लिख कौन रहा है रिपोर्ट को, मुकुल लिख रहा है, इसलिए बाय मुकुल. नाउ व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस टॉपिक, जिला +2 हाई स्कूल रांची कंडक्टेड अ वोटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन 6 January 2025 it between 10 a.m. to 2 p.m. The main objective of this awareness program were to increase voters registration and voting to make the democracy more powerful. For this program, municipal corporation team were present. They performed a street play, and with the help that they explained the importance of voting and election of the students of the institute, how youth generation plays important role in today's era for voting. Now, the next paragraph. For the said program, founder director Honorable Sri Krishna Singh, किसी का भी नाम आप डाल देना, if the name is not given over there the guests, then आप किसी का भी नाम वहाँ पे डाल के उसे मीन्स कंटिन्यू कर सकते हो. For the said program, founder director Honorable Sri Krishna Singh and teachers, students and staff were participated.
So in this kind of a thing, that means you can start the writing, the report writing. So this is also a very important topic, report on voter awareness program. Now the next topic that we'll have to cover is report on एनुअल फंक्शन. अगर आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है रिपोर्ट लिखने के लिए एनुअल फंक्शन के बारे में लिखने के लिए, तो आप कैसे इस एनुअल फंक्शन के बारे में रिपोर्ट लिखोगे? नाउ सी द थिंग्स. सबसे पहले तो आप लिखोगे रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन. देन यू हैव टू मीन्स राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द मीन्स एनुअल फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड. तो जो भी स्कूल होगा, जो भी कॉलेज होगा, यू हैव टू पुट द नेम ओवर देयर XYZ स्कूल, और जिसके द्वारा ये रिपोर्ट लिखा जा रहा है उसका नाम बाई हरी. नाउ what you have to do after that, you have to start the means report writing. How? See, the annual function of XYZ school was held on the 25th of December 2022 at the school auditorium. The event was organized by the school's cultural committee and was graced by the presence of the chief guest Mr. John Doe, a renowned educationalist. मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है जॉन डॉ का. आप भी किसी का नाम डाल सकते हो बिकॉज नेम डजेंट मैटर, विच एवर द नेम यू हैव पुट ओवर देयर. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट यू हैव टू राइट. द फंक्शन कमेंस विद द लाइटिंग ऑफ द लैम्प बाय द चीफ गेस्ट, followed by a welcome speech from the principal. The cultural program included a variety of performance such as dance, music, and drama. The students showcased their talents through a series of well coordinated acts. The highlight of the event was a play based on Shakespeare's Hamlet, which received a standing ovation from the audience. Now, the next paragraph. On the key moments of the function was the award ceremony, where the students were recognized for their academic and extracurricular achievements. The chief guest also gave an inspiring speech on the importance of holistic education. Another highlight was the surprise performance by the teachers, which added a fun element to the event. Now, the next paragraph. The annual function was a grand success with positive feedback from both students and parents. The event not only provided a platform for a student to display their talents but also fostered a sense of community within the school. Plans are already underway to make the next annual functions even more spectacular. Now, अगर एनुअल फंक्शन में आपको अगर लिखने के लिए आता है रिपोर्ट राइटिंग, तो इस तरह से आप लिख सकते हो. और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर आप करके जाइएगा, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स मीन्स जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. और ये ऐसा भी नहीं है कि ये टॉपिक के मीन्स कहीं दूसरे से लिया गया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही हिस्सा है. बिकॉज जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल हैव टू डू इज़, अगर आ जाता है रिपोर्ट लिखने के लिए फायर एक्सीडेंट, अगर कहीं पे भी आ जाता है फायर एक्सीडेंट इन अ मॉल, इन अ मार्केट, इन अ मीन्स हाउस, इन अ स्कूल, कॉलेज, मीन्स कहीं पे भी अगर आग लगती है, तो उसके बारे में अगर रिपोर्ट लिखने के लिए आता है तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आपको वो सेम प्रोसेस को फॉलो करना है जिसमें आपको मीन्स लिखना है रिपोर्ट ऑन फायर एक्सीडेंट इन अ मॉल, या जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक पे आपको रिपोर्ट ऑन करके टॉपिक का नाम लिख देना है और जहाँ हुआ है वहाँ का नाम. जैसे थाना चौक दिल्ली मैंने लिख दिया, किसके द्वारा लिखा जा रहा है? बाय अदिति. तो स्टार्ट करते हैं इस रिपोर्ट राइटिंग को. ऑन द 13th May 2022 around 11:30 in the morning, a fire broke out in the Galaxy Mall at Sarojini Nagar, Delhi. The entire area around the mall was covered with thick black smoke. Everyone from the mall was evacuated before the fire engulfed a major portion of the mall. The manager of the mall had called the firefighters to put out the fire. The local tried to put out the fire, but their efforts were of no use. 6 fire engines arrived within 10 minutes and, for the next 2 hours, tried their best to put out the fire. Due to the presence of flammable things like clothes, plastic, etc., in the mall,
The fire spread quite fast. The people living near the mall were asked to leave their houses to ensure that no civilians got injured. After struggling to put out the fire for 2 hours, finally the firefighters were able to bring the fire under control. Three of the firefighters were injured during this operation and they were taken to the nearest hospital. The chief minister, SDO, and the chief of firefighters had also arrived at the site of the fire accident. Though the fire was finally put out after long hours of struggle, most of the shops inside the mall were completely destroyed. The firefighters reported that the fire accident took place at such a massive scale due to a short circuit and the absence of adequate fire safety equipments. The chief minister issued a statement thanking the firefighters for their job and assuring to help the shopkeepers who had lost their shop to restart their business. तो इस तरह से आप अगर आग लगता है कहीं पे तो और उसके बारे में अगर रिपोर्ट लिखने के लिए आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अब देखिए, अगर महिलाओं के अगेंस्ट अगर किसी प्रकार का कोई क्राइम होता है तो उसके बारे में भी लिख सकते हो आप, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, घासली रेल एक्सीडेंट, द वर्ल्ड बुक फेयर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, yoga awareness program, and football match organized. These are the most important, or you can say the most expected questions that might become in your exam. So you will have to be ready for these topics. Okay, so now let's move to the next topic and we will discuss some more questions there. इस टॉपिक के बाद हम लोग कवर करने जा रहे हैं नोटिस राइटिंग को। नोटिस राइटिंग आप सभी लोगों को पता है कि नोटिस राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आपका नोटिस आना ही आना है, चाहे जैसा भी है, लेकिन नोटिस लिखने के लिए आपको दिया ही जाएगा। और इस टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी देन यू विल गेट अ प्रॉब्लम इन योर एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी मीन्स प्रॉपरली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नोटिस राइटिंग के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया गया है, जो कि इस बार के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। यू आर सेक्रेटरी ऑफ द हिस्ट्री क्लब ऑफ विद्या मंदिर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ अ प्रपोज विजिट टू सम इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन योर सिटी। अब देखिए, जब आप स्टार्ट करते हैं नोटिस को, तो नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले जिस स्कूल, जिस इंस्टीट्यूट या जिस चीज़ के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होगा, उस जगह को आप, उस प्लेस को सबसे पहले मेंशन करोगे। जैसे यहाँ पे दिया गया था विद्या मंदिर स्कूल हिस्ट्री क्लब के द्वारा, तो सबसे पहले मैंने कैपिटल्स में लिख दिया विद्या मंदिर स्कूल हिस्ट्री क्लब, और उसके जस्ट नीचे आप लिखोगे नोटिस, और ये सारे के सारे कैपिटल्स में रहेंगे। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड लिखना है डेट, और डेट लिखने का भी आप तरीका देख लो कि किस तरह से डेट को मेंशन करना है। उसके बाद जो टॉपिक हमारा था विजिट हिस्टोरिकल साइट, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इस तरह से चाहो तो लिख सकते हो, मेंबर्स ऑफ द क्लब आर हेयरली इन्फॉर्म फॉर अ पर्पज एजुकेशनल विजिट टू अ फ्यू इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन आवर सिटी which is likely to be scheduled between the 28th and 30th of September. Interested members are required to pay 550 inclusive of transport and snacks during the zero period of the undersigned by the 25th of September. Secretary History Club. इस तरह से आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ नहीं किया है और वो आप लोग को करना है, और वो क्या करना है कि जब भी आप नोटिस बनाओगे तो नोटिस को ध्यान से आपको बॉक्स में उसे पैक करना है, क्योंकि अगर बॉक्स में अगर वो नहीं होगा तो उसमें भी आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नोटिस राइटिंग लिखते हो तो उसमें एक बॉक्स में कन्वर्ट करना ही करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक नाउ वी विल हैव टू डिस्कस इज यू आर रवि, हेड बॉय ऑफ DAV स्कूल थाने. Your school has planned an inter-class debate competition. So write a notice for the school notice board informing students of the competition, giving details like date,
time, venue, topic of the debate, time provided for each participants, contact etc. इन सभी चीज़ों को लिखना है और इस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन भी कर दिया गया है कि राइट द नोटिस इन अ बॉक्स। बॉक्स में इस नोटिस को लिखना है। स्टार्ट कैसे करोगे? ये डीएवी पब्लिक स्कूल थाने के बारे में था, तो सबसे पहले आपने लिख दिया डीएवी पब्लिक स्कूल थाने, एंड देन आपने क्या किया, नोटिस लिखा और सारे के सारे कैपिटल्स में। उसके बाद मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था आपको कि डेट कैसे लिखना है, तो डेट देख लो किस तरह से लिखना है। इसके बाद जो टॉपिक हमारा था, टॉपिक क्या था हमारा, डिबेट कंपटीशन, तो डिबेट कंपटीशन को आपने यहाँ लिखा। उसके बाद क्या करना है, आपको स्टार्ट करना नोटिस राइटिंग। This is to inform all students that our school will be organizing an inter-class debate competition on January 12, 2025 in the AV Hall on the second floor. The debate will be held at 10 a.m. Time for each participant will be 3 minutes. The topic of the debate is living in hostel versus living with your parents. All those who are interested kindly contact the head boy. Registration will be closed on December 25, 2024. ना उसके बाद क्या करना है, नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद जो भी डेजिग्नेशन रहेगा उस डेजिग्नेशन को उसके नीचे आपको मेंशन करना है। इस तरह का एक और सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। यू आर काव्या, द हेड गर्ल ऑफ रोटरी पब्लिक स्कूल रामगढ़. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, सो राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड inviting the students of class 8 to 10 to give their names for the events. अब देखिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन आपके स्कूल में हो रहा है और उसके बारे में भी आपको एक नोटिस लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, वो भी कैपिटल्स में, रोटरी पब्लिक स्कूल रामगढ़। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को नोटिस लिखना है। देन यहाँ पे आप डेट इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इस तरह से भी दे दिया है ताकि आप डेट लिखने में कंफ्यूज ना करो। तो डेट ऐसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को आप लिखोगे कैपिटल्स में। यहाँ पे टॉपिक हमारा था फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8 to 10 दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऑन 22nd of July 2002 at 10:30 a.m. on the school premises. Hence, interested students from classes 8 to 10 are requested to give their name to their respective class teachers on or before 18 July 2022. Apart from the participants, all the other students should come in proper uniforms to encourage and boost the morale of the participants. The theme of the fancy dress competition is Freedom Fighter, and Salman Khan, the famous Bollywood star, will judge the event. If there is any query, please contact the undersigned. तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में सलमान खान चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आप अच्छे से मीन्स नोटिस लिखोगे, और अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो नीचे काव्या है हेड गर्ल, उससे आप संपर्क कर सकते हो। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि कोई भी नोटिस लिखने के बाद इसे बॉक्स में आपको करना है, बॉक्स बनाना है, अदरवाइज़ आपका नंबर कट जाएगा। नाउ इसके बाद कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे रहा हूँ नोटिस का, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार ज़रूर आप रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे कि बर्थ एनिवर्सरी इनविटेशन, हेल्थ अवेयरनेस कैम्प, यूज डस्टबिन्स, वेलकम प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम पार्टिसिपेशन एंड ट्रिप टू पुरी और ताजमहल। इस जगह में और भी कोई हिस्टोरिकल प्लेस का भी आ सकता है। सो आपको क्या करना है, आपको रिवाइज अच्छे से करके एग्ज़ाम में जाना है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत एग्ज़ाम में ना हो। नाउ इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है ना। इसलिए एक बार इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का ये सीरीज़। इसमें टोटल 58 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हो तो इतना कंफर्म है, इतना श्योर है कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत एग्ज़ाम में ना हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन
that we are going to discuss is what will happen to Aunt Jennifer's tiger after her death. मीन्स Aunt Jennifer के टाइगर का मीन्स क्या होता है Aunt Jennifer के मर जाने के बाद. So the answer is in the poem Aunt Jennifer's Tiger by Andrew Rich. Aunt Jennifer's Tiger जो पोएम है ये लिखा गया है एंड्रन रिच के द्वारा. And the tiger's Aunt Jennifer embroidered will continue to live on after her death. और Aunt Jennifer जो एक टाइगर जो एम्ब्रॉयड की थी उस कपड़े पे है ना, वो मीन्स कंटिन्यू रहेगा. मीन्स Aunt Jennifer के मर जाने के बाद भी वो जिंदा ही रहेगा. द टाइगर विल कंटिन्यू टू परेड अक्रॉस द स्क्रीन प्राउड एंड अनअफ्रेड. जैसे कहने का मतलब है कि जो Aunt Jennifer जो टाइगर को एम्ब्रॉयड की थी वो टाइगर क्या होगा, वो टाइगर अभी भी मीन्स खुला मीन्स कहने का मतलब खुले जंगल की तरह वहाँ पे घूमता रहेगा इधर से उधर और बिना डरे, बिना मीन्स कुछ सोचे वो हमेशा गौरवान्वित रहेगा. सो द करेक्ट आंसर इज इन द पोएम Aunt Jennifer's Tigers by Andrew Rich. The tiger's Aunt Jennifer embroidered will continue to live on after her death. The tiger will continue to parade across the screen proud and unafraid. Now the next question is who was जितकला शाह. जितकला शाह कौन थी. तो आंसर होगा जितकला शाह was from a Native American tribe and faced racism, disrespect and unfair treatment throughout her life. जितकला शाह कहने का मतलब एक अमेरिकन नेटिव थी, ठीक है ना, ट्राइब थी जो बहुत सारे मीन्स रेसिज्म मीन्स जातिवाद का भी सामना करना पड़ा उन्हें. मीन्स आदर नहीं मिलता था उसे और उसके साथ बहुत ही मीन्स अलग व्यवहार किया जाता था. इवन विद दीज डिफ़िकल्टीज़, यहाँ तक कि इन सभी समस्याओं के बाद भी सी डिस्प्लेड करेज एंड अ स्ट्रेंथ इन स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन हर. इन सभी मीन्स तकलीफ़ों के अलावे भी बावजूद भी वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा साहसी थी, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे उनके खिलाफ वो डट के उनका सामना करती थी, उनके खिलाफ भी जाती थी, डट के जाती थी और अपने आवाज़ को बुलंदी से उठाती थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वॉज रोजर स्कंक सैड एंड मिजरेबल. रोजर स्कंक सैड क्यों थे और बहुत ही मीन्स बहुत ही ज़्यादा विचित्र क्यों हो गए थे. रोजर स्कंक वॉज सैड बिकॉज ही हैड अ वेरी बैड स्मेल दैट मेड अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम हिम. देखो रोजर स्कंक सैड इसलिए थे क्योंकि एक बहुत ही गंदा स्मेल के वजह से सारे जानवर मीन्स उनसे दूर भाग रहे थे. प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम प्लेइंग विथ एनीवन एंड कॉजिंग हिम टू फील लोनली एंड आइसोलेटेड. एसेंशियली हिज अनप्लीजेंट ऑर्डर केप्ट हिम फ्रॉम मेकिंग फ्रेंड्स. कहने का मतलब है कि मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा लोनली हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा अकेला हो गए थे क्योंकि कोई भी उनका दोस्त नहीं था. इसके बावजूद भी वो अपने मीन्स उनका जो तरीका था लोगों से बात करने का, लोगों के साथ व्यवहार करने का, उसके वजह से भी वो बहुत सारे उसके दोस्त बनते जा रहे थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द टाइगर किंग, हाउ डिड ही किल द 100 टाइगर. मीन्स टाइगर किंग कौन थे और उन्होंने मीन्स 100 टाइगर को किस तरह मारा था. तो आंसर इज़ द टाइगर किंग वॉज जिलानी जंगजंग बहादुर. टाइगर किंग का नाम था जिलानी जंगजंग बहादुर और वो कहाँ के राजा थे. द किंग ऑफ प्रातिबंदापुरम. प्रातिबंदापुरम के वो क्या थे, राजा थे, टाइगर थे. एंड ही डिड नॉट किल द 100 टाइगर हिमसेल्फ बट अ हंटर डिड. और उन्होंने मीन्स 100 टाइगर को खुद नहीं मारा था, एक शिकारी जो था उसने 100 टाइगर को उनके लिए मारा था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. मीन्स आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि गांधी जी जो है चंपारण का जो मीन्स आंदोलन हुआ था, चंपारण में जो एपिसोड हुआ था वो उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था. तो उनके लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट इसलिए था बिकॉज गांधी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ because it marked the first significant application to his philosophy of non-violent civil disobedience war, successfully mobilizing the Indian peasantry against British exploitation and establishing him as a powerful leader on the national stage, paving the way for the future movements in India's independence struggle. देखिए गांधी जी के लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था चंपारण में जो पीजेंट्स के लिए जब वो लड़े थे तो उससे पहले ब्रिटिशर्स को
उससे पहले ब्रिटिशर्स को वो कभी भी झुका नहीं पाए थे, लेकिन चंपारण का जो मीन्स आंदोलन हुआ उसमें पहली बार ब्रिटिशर्स को मीन्स महात्मा गांधी के सामने झुकना पड़ा, उनके आंदोलन के अगेंस्ट झुकना पड़ा। और वो उनके लाइफ में एक चेंज लेकर आया, क्योंकि उन्हें एक अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि इंडिया के मीन्स स्वतंत्रता की लड़ाई में, संघर्ष में ये पहली जीत है, और यह जीत बहुत ही मीन्स रिमेम्बर है, मीन्स मूल्यवान है, वैल्यूबल है। और इस वजह से मीन्स महात्मा गांधी के लाइफ का ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर? दैट मीन्स डगलस जो रहते हैं, विलियम डगलस, उसके इंस्ट्रक्टर उसे एक अच्छा स्विमर, अच्छा तैराक कैसे बनाते हैं? The instructor helped Douglas become a good swimmer by gradually introducing him to the water using a rope attached to a belt, allowing him to move back and forth across the pool while supported, and then slowly teaching him individual swimming techniques like putting his face underwater, exhaling, and kicking his legs, essentially building a swimmer out of him piece by piece, all while addressing his deep fear of water with extreme patience. जो विलियम डगलस के जो इंस्ट्रक्टर थे, वह विलियम डगलस को जब सिखाने आए थे स्विमिंग, तो सबसे पहले वो क्या करते थे, रस्सी बांध के उसे एक एक तरफ से दूसरी तरफ पार होने के लिए सिखाते थे। उसके बाद उन्हें सपोर्ट करते थे तैरने में, और फिर उसे क्या करते थे, इंडिविजुअल स्विमिंग भी सिखाते थे, स्विमिंग का टेक्निक सिखाते थे कि किस तरह से अपने चेहरे को पानी के अंदर ले जाना है, किस तरह से सांस छोड़ना है, किस तरह से अपने लेग को किक करना है। और इस तरह से धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट बांट कर स्विमिंग को सिखाने लगे, और धीरे धीरे उनका पानी जो डीप वाटर के प्रति जो डर था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल, वाई? देखिए, ये जो चैप्टर है वो द लास्ट लेसन का क्वेश्चन है। लास्ट लेसन के चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है कि जब फ्रेंच लैंग्वेज, जब मीन्स मीन्स जब फ्रांस की लड़ाई मीन्स स्पेनिश लोगों से हो रही थी, पर्शिया से हो रही थी, है ना, तो वहाँ पे मीन्स कौन सा लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्लेस कर देता है और क्यों? तो स्पेनिश लैंग्वेज जो रहता है वो रिप्लेस कर देता है फ्रेंच लैंग्वेज को, बिकॉज फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट में, अल्सेस और लॉरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट थे जिन पे पर्शिया ने अपना कब्ज़ा कर लिया था, और जिसके वजह से यह बर्लिन से ऑर्डर आया था कि मीन्स अब फ्रांस में स्पेनिश लैंग्वेज की पढ़ाई की जाएगी इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ओल्ड क्रॉप्टर अर्न 30 क्रोनर्स? मीन्स जो ओल्ड क्रॉप्टर थे उन्होंने 30 क्रोनर्स कैसे कमाए थे? तो द ओल्ड क्रॉप्टर अर्न 30 क्रोनर्स बाय सेलिंग मिल्क फ्रॉम हिज काउ टू अ श्रेमरी। ही वॉज अ लॉनली मैन हु लिव्ड अलोन एंड वॉज प्राउड ऑफ हिज काउस। जो ओल्ड क्रॉप्टर थे वो अपने गाय के दूधों को बेचकर मीन्स 30 क्रोनर्स को कमाए थे, और जिसे चोरी कर लिए थे एक पैडलर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज डैनी कैसी? डैनी कैसी कौन थे? गोइंग प्लेसेस का ये क्वेश्चन है। तो डैनी कैसी वॉज अ यंग फुटबॉल प्लेयर, ही प्लेड फॉर द यूनाइटेड। सोफिया and the members of her family were a great fan of his. Sophie even started dreaming to have a date with him. डैनी कैसी एक मीन्स यूनाइटेड लिखा हुआ है यहाँ पे, आयरलैंड के बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे, और सोफ़ी और उसका पूरा परिवार मीन्स डैनी कैसी का बहुत ही बड़ा फ़ैन था, और इसके वजह से ही सोफ़ी जो है वो सपने देखने लगती है कि वह शायद डैनी कैसी के साथ डेट पर जाएगी, और तरह तरह की कहानियाँ बनाना वो स्टार्ट कर देती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम? साहेब जो है वो गार्बेज के कूड़े कचरों में क्या ढूंढ रहा होता है, और साहेब कहाँ है अभी, और वो कहाँ से आया था? तो द आंसर इज़, इन द शॉर्ट स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीश जंग। ये जो शॉर्ट स्टोरी है अनीश जंग के द्वारा लिखी गई है, जिसमें साहेब जो रहते हैं वो गार्बेज डंप्स में कॉइन, रुपए और कुछ नोट्स की तलाश करते रहते हैं। एक्चुअली वो रहते हैं सीमापुरी में, एक स्लम एरिया जो रहता है दिल्ली में, वहाँ पे वो रहते हैं, और वह मीन्स पैसे कमाने के लिए आए रहते हैं, और एक्चुअली वो बिलोंग करते हैं बांग्लादेश ढाका से। इट्स नॉट रिटन ओवर देयर अबाउट द बांग्लादेश ढाका, बट इन योर आंसर यू हैव टू इंक्लूड कि मीन्स साहेब वॉज एक्चुअली हेल्प फ्रॉम Bangladesh Dhaka, and just because of the destruction of his house and he had lost everything over there, he had migrated from Dhaka to
India for the survival of his life with his family. Now, the next question is, what did Franz notice that was unusual about the school that day? फ्रांस जो रहता है वो स्कूल में क्या अनयूजुअल नोटिस करता है? तो फ्रांस नोटिस करता है क्या? फ्रांस नोटिस दैट द स्कूल was unusually quiet and still on the day of his the last lesson. He noticed that there was no noise from desks opening and closing, the teacher's ruler rapping on the table, or students repeating lessons in unison. The school was as quiet as a Sunday morning. जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि स्कूल में सभी चीज़ें बिल्कुल शांत हैं, क्योंकि वो लास्ट लेसन था एम हैमल का। और वो देखता है कि ना तो डेस्क से कोई आवाज़ आ रहा है, ना तो बंद होने का, ना खुलने का। टीचर्स के जो टेबल है वो पूरे रैप किए जा चुके हैं, और ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है जैसे वो संडे का सुबह है, क्योंकि हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड में क्या सेल किया जाता था, मीन्स क्या बेचा जाता था? तो द रोड साइड स्टैंड इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम द रोड साइड स्टैंड सोल्ड फूड आइटम्स लाइक वाइल्ड बेरीज एंड कॉकेट गार्ड्स। अब देखिए इसमें क्या है कि रोड साइड स्टैंड में क्या बेचा जाता था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोएम है जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड। तो वहाँ पे मीन्स जो रोड साइड स्टैंड को बनाने वाले लोग थे, जो मीन्स वहाँ के लोकल लोग थे, वो क्या करते थे, वहाँ पे वाइल्ड बेरीज और कुक्ड गार्ड को वो बेचते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरूडा वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट? मीन्स पैब्लो नेरूडा के अकॉर्डिंग कौन सा वो मोमेंट था बिल्कुल एग्जॉटिक पल था? तो अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरूडा, एन एग्जॉटिक मोमेंट वुड बी अ टाइम when people are free from greed, cruelty, and destructive actions. It would be a moment of peace and tranquility where people stop rushing and making noise. पैब्लो नेरूडा के अनुसार एग्जॉटिक मोमेंट वो था जब सारे लोग बिल्कुल लालच छोड़ दें, मीन्स अपने दुष्व्यवहार को छोड़ दें, और डिस्ट्रक्टिव एक्शन जो दूसरे को बर्बाद करने का जो मीन्स काम है वो करते थे, वो जब सब खत्म हो जाएगा तो वो उनके लिए क्या बना जाएगा, एक एग्जॉटिक मोमेंट बन जाएगा, जब चारों तरफ कोई भी लोग रश नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे और किसी प्रकार का कोई नॉइज़ नहीं करेंगे, तो वो उनके लिए एक एग्जॉटिक मोमेंट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द थिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम? मीन्स क्लास रूम के वॉल में क्या क्या चीज़ें थी? तो द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम कैन हैव मेनी थिंग्स ऑन देम इंक्लूडिंग पिक्चर्स, मैप, चार्ट्स एंड डिस्प्लेज। तो क्लासरूम में क्या क्या था? पिक्चर्स था, मैप्स था, चार्ट था और बहुत सारे डिस्प्लेज वाली आइटम्स थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज अनम? व्हाट डिड ही से टू लिटिल बामा? अनम जो था वो कौन था और उसने छोटी सी बामा को क्या कहा? तो अनम वॉज बामाज ब्रदर हु टोल्ड हर अबाउट अनटचेबिलिटी एंड द इनडिग्निटीज ऑफ बीइंग बॉर्न इनटू अ लोअर कास्ट। अनम जो था वो मीन्स बामा का भाई था, जिसने मीन छुआछूत के बारे में और लोअर कास्ट में पैदा होने के बारे में बामा को बतलाया। ही एडवाइज हर टू स्टडी हार्ड एंड मेक प्रोग्रेस सो दैट शी कुड ओवरकम दीज इंडिग्निटीज़। वो उसे सलाह देता है, अनम जो है वो बामा को सलाह देता है कि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो, ताकि तुम इन सभी जो मीन्स एक इनडिग्निटीज़ है, जो डिस्क्रिमिनेशन फैला जा रहा है, जो छुआछूत का जो तौर तरीका अपनाया गया है छोटे कास्ट और बड़े कास्ट को लेकर, इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है कि तुम कड़ी मेहनत करो, और कड़ी मेहनत करके तुम सक्सेसफुल बनो, ताकि इन सभी डिस्क्रिमिनेट चीज़ों से तुम्हें छुटकारा मिल सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ होकी हेल्प द अमेरिकन सोल्जर? डॉक्टर सदाओ होकी जो रहते हैं वो अमेरिकन सोल्जर की मदद किस प्रकार करते हैं? तो सदाओ होकी हेल्प एन अमेरिकन सोल्जर escape by providing him with food, clothing, and a boat. Dr. Sadao also gave the soldier a flashlight and instructions on how to signal him if he was in a trouble. सबसे पहले डॉक्टर सदाओ जो रहते हैं वो अमेरिकन सोल्जर की जान बचाते हैं, मीन्स जापान के वो रहते हैं और अमेरिकन सोल्जर की जान बचाते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और होता क्या है कि सदाओ होकी जब अमेरिकन सोल्जर की जान बचाते हैं, उनके बाद उनको खुद डर लगने लगता है कि कहीं वो पकड़े गए तो उनका जान चला जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, एक बोट का इंतज़ाम करते हैं और उस बोट में खाने की, पहनने के सारी चीज़ों को वो देते हैं और एक फ्लैश लाइट भी देते हैं।
और उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम इस बोट के माध्यम से कोई दूसरे आइलैंड तक चले जाओ, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगा तो इस फ्लैशलाइट को इस्तेमाल करना, ताकि मैं समझ सकूं कि तुम प्रॉब्लम में हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न? मीन्स एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रिडिक्ट किया जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था? तो व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न, द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट्स दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर. The astrologer also predict that he would be a great warrior and champion. जब टाइगर किंग पैदा हुए थे तो एस्ट्रोलॉजर जो थे वो प्रेडिक्ट किए थे कि ये टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे, और उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि वो बहुत बड़े ग्रेट वॉरियर बनेंगे, महान मीन्स लड़ाकू बनेंगे और एक चैम्पियन कहलाएंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम एज लैमी लैम? मीन्स बच्चे जो थे वो मिस्टर लैम को लैमी लैम क्यों कहते थे? तो चिल्ड्रन कॉल्ड मिस्टर लैम लैमी लैम एज अ टर्म ऑफ एंडावरमेंट बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडली नेचर एंड जेंटल डिम्यूर. द निक नेम ऑल्सो रिफ्लेक्ट हिज चिल्ड्रंस अफेक्शन ऑफ हिम. जो बच्चे थे वो मिस्टर लैम को लैमी लैम इसलिए कहते थे क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो बिल्कुल मीन्स दोस्तों वाला था, फ्रेंड जैसा बिहेव करते थे सभी के साथ, बहुत ही मीन्स आराम से पोलाइट वे में सबको मीन्स पुचकारते थे, और उनका ये नाम लैमी लैम था वो बच्चों को अट्रैक्ट भी करता था, इसके वजह से बच्चे उनको लैमी लैम कहते थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज इवन? इवन जो था वो किस प्रकार का इंसान था? तो इवन वाज अ क्लेवर, चार्मिंग एंड लॉ ब्रेकिंग प्रिजनर हु वाज नॉन फॉर हिज एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन. He was a kleptomaniac, meaning he had a tendency to steal from a young man. अब होता क्या है कि इवन जो होता है बहुत ही चालाक, बहुत ही होशियार और एक ऐसा प्रिजनर होता है जो मीन्स नियम कानून को तोड़ते रहता है हमेशा, और उसके अंदर ये जो एबिलिटी थी मीन्स जेल से भागने की, वो बचपन में ही डेवलप हो गई थी. वो उसका टेंडेंसी था बहुत ही यंग एज में ही चीज़ों को चुराना और कैसे किसी मुसीबत से निकलना, ये टेंडेंसी बचपन में ही उसके अंदर आ गई थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई? जो था वो स्टोरी का एंड क्यों चाहता था और क्यों, कैसे चाहता था और क्यों? जो wanted the story of Roger Skunk to end with the wizard hitting Roger's mother with his magic wand of her head. She wanted this ending because she believed Roger's mother was evil and should be punished. जो थी जो था वो रॉजर स्कंक का एंड चाहता था, क्योंकि रॉजर्स की मदर जो थी वो अपने मैजिक पावर से उसके मीन्स दिमाग पे कुछ ना कुछ करते रहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसका एंड नज़दीक आ जाए, क्योंकि रॉजर की मदर जो थी है ना, वो एक उनके अनुसार एक पुराने रीति रिवाजों के अनुसार एक एविल थी, एक बुरी शक्ति थी जिसे पनिशमेंट दिया जाना चाहिए था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज डॉक्टर सदाव होकी एंड वेयर डिड ही लिव? डॉक्टर सदाव होकी कौन थे और वो कहाँ पे रहते थे, उनका घर कहाँ था? डॉक्टर सदाव होकी was a Japanese surgeon and scientist who lived in a stone house on the Japanese coast. He was known for his loyalty, caring nature and respect for his profession. डॉक्टर सदाव होकी एक जापानीज सर्जन थे और एक साइंटिस्ट भी थे जो जापानीज कोस्ट में एक स्टोन हाउस में रहते थे, और उन्हें जाना जाता था उनकी ईमानदारी के लिए, उनके केयरिंग स्वभाव के लिए, उनके आदर के लिए, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उन्हें मीन्स अपने स्वभाव के लिए भी जाना जाता था, अपने प्रोफेशन के लिए भी जाना जाता था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड बामा लर्न अबाउट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम? मीन्स बामा ने अनटचेबिलिटी, छुआछूत और मीन्स जाति का जो सिस्टम था उसके बारे में कैसे जानी? तो बामा लर्न अबाउट द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी फ्रॉम हर ब्रदर अनन आफ्टर विटनेसिंग एन इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. बामा जो है ये कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के बारे में अपने ब्रदर अनम से जानती है, क्योंकि एक बार उनके साथ एक ऐसा घटना हुआ था जब उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया गया था. तो इसी वजह से जब अनम जो बामा को इन सारी चीज़ों को बतलाती है तभी मीन्स बामा इन सभी चीज़ों के बारे में जानती है, अबाउट द अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड चार्ली सी एट द स्टेशन ऑन द थर्ड लेवल? चार्ली जो है वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर क्या क्या देखता है
तो चार्ली नोटिस मेनी स्ट्रेंज थिंग्स एट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली जो है बहुत सारी चीज़ों ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में देखता है, जिसमें इंक्लूड होता है डिम लाइट्स। वहाँ पे बत्तियों का इस्तेमाल होता था, छोटे छोटे लाइट का लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ के जो रूम थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, स्मॉल रूम्स। ओल्ड फैशन क्लोथिंग, वहाँ के जो मीन्स लोग थे, वो कपड़े, उनके जो आउटफिट्स थे वो बिल्कुल ओल्ड फैशन थे। नाउ फीवर टिकट विंडोज़, वहाँ की जो टिकटी विंडोज़ थी टिकट काटने की, वो बहुत ही कम टिकट काउंटर्स थे। ओल्ड फैशन इंफॉर्मेशन बूथ, और बहुत ही पुराना तरीके का एक इंफॉर्मेशन बूथ था जो वुडन का बना हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड एडला विलियमसन फाइंड इनसाइड द हर क्रिसमस प्रेजेंट? व्हाट हैड द पैडलर रिटन इन हिज लेटर? एडला विलियमसन जो रहती है वो क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस गिफ्ट में क्या पाती है, और पैडलर ने एक लेटर जो लिखा था उसमें उसने क्या लिखा था? तो एडला विलियमसन फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, 3 10 kroner नोट्स एंड अ लेटर इनसाइड हर क्रिसमस प्रेजेंट। एक्चुअली यहाँ पे 3 10 kroners, यस 3 10 kroners ही होगा, 30 kroners, and a letter inside her Christmas present from the peddler. The letter thanked Adela for her kindness and asked her to return the money to the crofter. एडला विलियमसन जब क्रिसमस वाले प्रेजेंट को खोलती है तो उसमें एक रेड ट्रैप होता है, ठीक है ना, और उसके साथ ही साथ 10 kroner के 3 नोट होते हैं। और उस लेटर में जो पैडलर होता है वो एडला को थैंक करता है उसके दयालुता के लिए, और वो कहता है कि वो जो 30 kroners है वो उस क्रॉप्टर को लौटा दे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल। एम हैमल के का चरित्र चित्रण करना, उसके कैरेक्टर के बारे में लिखना है। सो द आंसर इज, एम हैमल वॉज अ फ्रेंच टीचर हु हैड बीन टीचिंग फॉर 40 years इन द स्कूल ऑफ एल्सेस। एम हैमल एक फ्रेंच के टीचर थे जो लगभग 40 साल से एल्सेस के एक स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर हु ऑलवेज कीप्ट एन आयरन रूलर अंडर हिज आर्म इन ऑर्डर टू पनिश द चिल्ड्रन फॉर नॉट डूइंग देयर वर्क। वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे जो एक आयरन का रोलर अपने आर्म्स में हमेशा रखते थे, ताकि अगर कोई बच्चा अपने होमवर्क को पूरा नहीं करता है तो उसे वो पनिश कर सके। ही थाउट फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर बेटर फ्यूचर। वो हमेशा बच्चों की भलाई के बारे में सोचते थे, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द पैडलर हैव टू रिजॉर्ट टू बोथ बिगिनिंग एंड पेटी थेवरी? जो पैडलर थे, है ना, वो पहले और अंत में जो वो चोरी कर रहे होते हैं उसके बारे में मीन्स क्यों इस तरह की चीज़ें करते हैं? तो द पैडलर रिस्टोर्ड टू बिगिनिंग एंड पेटी थेवरी बिकॉज हिज बिजनेस ऑफ सेलिंग रेड ट्रैप्स वॉज नॉट प्रॉफिटेबल इनफ टू सपोर्ट हिमसेल्फ। जो पैडलर थे वो पहले चोरी इसलिए करते थे क्योंकि वो उनका एक रेड ट्रैप का एक छोटा सा बिजनेस था जो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली, इसी वजह से वो चोरी करते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट? विलियम डगलस के साथ ऐसा कौन सा एक मिस एडवेंचर हुआ था जिसके बारे में वो डिस्कस करते हैं? तो विलियम डगलस डिस्क्राइब अ मिस एडवेंचर in his book Deep Water, where he was thrown into a swimming pool and almost drowned. This incident occurred when he was about 10 or 11 years old and had just started learning to swim. विलियम डगलस जो थे वो एक मिस एडवेंचर के बारे में बतलाते हैं डीप वाटर के कहानी में, कि जब वो कहते हैं कि जब वो स्विमिंग करने गए थे तो एक बड़ा सा बच्चा उनको उठा के पूल में फेंक दिया था, और इसके वजह से वो डीप वाटर में डूब गए थे और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे, और उनकी उम्र उस समय महज 10 से 11 साल की हो रही थी। और ये घटना उनको इतना अंदर से तोड़ दिया कि वो पानी से उनका डर बहुत ही खतरनाक हो गया, और वो उसके लिए एक मिस एडवेंचर था, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहब टी स्टॉल पे काम करके खुश था? नो, साहब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहब टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं था। ऑल्दो ही रिसीव्स अ रेगुलर वेजेस एंड फ्री मील्स, ही फील्स लेस कंटेंट दैन बिफोर। द जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम एंड केयर फ्री लुक। साहब जो था वो अपने काम से खुश नहीं था टी स्टॉल पे करके, क्योंकि उसे रेगुलर वेजेस तो मिल रहे थे, खाने को खाना भी फ्री मिल रहा था,
लेकिन वह ऐसा महसूस कर रहा था कि पहले जो उसकी आज़ादी थी वो कहीं ना कहीं उनसे छीन ली गई है, इसलिए वह टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड फ्रांस फेयर टू गो टू स्कूल? फ्रांस जो रहता है वो स्कूल जाने से क्यों डरता है? Franz feared going to school because he was anxious about being questioned by his teacher M. Hamel about a specific grammar lesson on participles, which he hadn't properly studied. Fearing punishment for not knowing the material, this fear is particularly highlighted in the story The Last Lesson, where the impending loss of his native language added to his apprehension. फ्रांस जो है स्कूल जाने से इसलिए डरता था क्योंकि वह डरता था कि एम हैमल कहीं ग्रामर का एक लेसन था पार्टिसिपल, उससे कुछ क्वेश्चन ना पूछ ले। फ्रांस इसलिए भी डरता था क्योंकि वो अपने लेसन्स को अच्छी तरह से पढ़ता नहीं था और उनको डर था कि कहीं उसे पनिशमेंट ना दिया जाए, तो इसके वजह से वो स्कूल जाने से बहुत ही ज़्यादा डरता था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड में क्या रहता था, क्या लगाया जाता था? तो द बुलेटिन बोर्ड इन द लास्ट लेसन अनाउंस द only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. This was due to the Persian occupation of the French district of Alsace and Lorraine. बुलेटिन बोर्ड में क्या था? बुलेटिन बोर्ड में जर्मन लैंग्वेज को बस पढ़ाने का एक ऑर्डर आया था कि अब से एल्सेस और लॉरिन में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई की जाएगी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि पर्शियन जो थे वो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट, दैट मीन्स फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरिन को कैप्चर कर लिए थे। इसके वजह से ये बर्लिन से ऑर्डर आया था जर्मन से कि अब से मीन्स फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरिन में सिर्फ मीन्स स्पेनिश लैंग्वेज की पढ़ाई करवाई जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड टू देयर पेरेंट्स? दैट मीन्स गार्बेज गार्बेज बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए सीमापुरी में क्या था, उनके लिए क्या इसका मतलब था? फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी गार्बेज वॉज अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड एंड सर्वाइवल। मीन्स सीमापुरी के लोगों के अनुसार गार्बेज जो था वो उनके जीने का एक बहुत ही अहम माध्यम था, एक बहुत ही बड़ा मीन्स कह सकते हो कि सोर्स था जहाँ पे वो अपने लाइफ को सर्वाइव उसकी वजह से कर पाते थे। फॉर द चिल्ड्रन इट वॉज अ सोर्स ऑफ वंडर एंड एडवेंचर। और बच्चों के लिए बस एक था क्या, एक विचित्र सी चीज़ थी और उसमें नए नई चीज़ें उनको सीखने को मिल रही थी, नए नए चीज़ वो कर रहे थे, तो उनके लिए इट्स अ वंडर एंड एडवेंचर फॉर द चिल्ड्रंस ओनली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what will be counting up to 12 and keeping still help us achieve? अब ये जो काउंटिंग अप टू 12 है, कीपिंग क्वाइट का ये जो पोएम है, इसमें 12 तक काउंट करना और फिर मीन्स शांत होना, वो किस चीज़ की प्राप्ति इससे होती है? तो काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल कैन हेल्प यू अचीव अ सेंस ऑफ पीस, introspection and understanding. It can also help you appreciate the beauty around you and find a deeper meaning in life. मीन्स 12 तक काउंट करना और उसके बाद चुप हो जाना, ये एक शांति का प्रतीत होता है, जिससे शांति मिलती है, लोगों को अपने आप को समझने का एक अच्छा मौका मिलता है, और मीन्स अगल बगल के मीन्स खूबसूरती को भी जानने का मीन्स मौका मिलता है, और साथ ही साथ मीन्स जीवन के बारे में एक गहरी सोच जानने को मिलता है। जब हम शांत होकर किसी टॉपिक पे सोचते हैं तो इस तरह की चीज़ों का हमें अनुभव होता है। इसलिए पोएट जो है वो कीपिंग क्वाइट की इस पोएम में काउंट 12 तक काउंट करने के लिए कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द थिंग्स ऑफ नेचर दैट कॉन्स्टेंट सोर्सेस ऑफ ब्यूटी। मीन्स प्रकृति के उन तीन चीज़ों का नाम बताना है, या उन चीज़ों का नाम बताना है जो कॉन्स्टेंट हमें मीन्स सुंदरता को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सन है, मून है, ट्रीज है, फ्लावर्स है, वाटर है। सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन राइट द थिंग्स बाय योरसेल्फ by writing sun, moon, trees, flower and water. If you want, then you can take a help from this means answer. Now the next question is, what were the villagers offering for sale at the roadside stand? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे कि रोड साइड स्टैंड पे जो वहाँ के लोग होते हैं, विलेजर्स होते हैं, वो कौन किन किन सी चीज़ों को बेचते हैं। तो इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम अ रोड साइड स्टैंड द विलेजर्स सोल्ड वाइल्ड बेरीज, कुक्ड गार्ड्स एंड पेंटिंग्स ऑफ माउंटेन सीनरी एट द रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, उसमें विलेजर्स जो रहते हैं वो रोड साइड स्टैंड में क्या क्या बेचते हैं? वाइल्ड बेरीज बेचते हैं, कुक्ड गार्ड्स बेचते हैं, और मीन्स पहाड़ों का
खूबसूरती से बना हुआ जो पेंटिंग होता है उनको वो बेचते हैं। The berries were sold in wooden quarts, which is a quarter of a gallon. The gods were crook-necked and had slippery had lumps on them. Means लकड़ी की बनी हुई चीज़ों पे इन सभी चीज़ों को वो बेचते हैं। Now the next question is, how does the poet describe आंट जेनिफर्स टाइगर? जो पोएट होते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर के, जिनकी आंट होती है आंट जेनिफर्स, वो उसे किस प्रकार से वर्णित करते हैं? तो द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, द पोएट एंड्रन डेज डिस्क्राइब द टाइगर्स as fearless, strong, and elegant. She uses word like pace and prance to describe the tiger's movement. जो एंड्रन रिच इस पोएम के जो पोएट होते हैं वो टाइगर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि वो बिल्कुल डरते नहीं किसी से, बहुत ही ताकतवर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, एलिगेंट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज गोंडवाना, व्हाट हैपेंड टू इट? गोंडवाना क्या था, है ना, क्या था और क्या हुआ? गोंडवाना was a supercontinent that existed from about 600 million years ago to 180 million years ago. It broke apart due to a plate tectonics forming the continents we know today. गोंडवाना एक सुपर कंटिनेंट जो है, जो एग्जिस्ट किया था आज से लगभग 600 मिलियन ईयर्स पहले, 600 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 180 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में। और ये इसके जो कंटिनेंट्स जो थे, इसके जो मीन्स परतें थी, वो धीरे धीरे बहुत सारे परतों में बदल गई, मीन्स टूटकर अलग हो गई, जिसको आज हम लोग अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं या गोंडवाना के नाम से जानते हैं। वाई डज द टाइगर किंग गेट हिज नेम? टाइगर किंग को मीन्स टाइगर किंग की उपाधि, डैट मीन्स उसको ये नाम क्यों पड़ा? तो उनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि द टाइगर किंग वॉज गिवन हिज नेम बिकॉज ऑफ द मेनी टाइगर्स ही किल्ड एंड द रोल टाइगर्स प्लेड इन हिज लाइफ। क्योंकि टाइगर किंग जो थे उन्हें ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को मारा था और उनका जो स्वभाव भी था, उनका जीने का जो तरीका भी था, बिल्कुल टाइगर के जैसा था, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज डेरिस फेस बर्न्ड? डैरी का जो चेहरा था ऑन द फेस ऑफ इट में, वो कैसे जला था? तो डैरीज फेस वॉज बर्न्ड बाई एन एसिड अटैक दैट कॉज सेवरल बर्न्स एंड डिसफिगर्ड वन साइड ऑफ हिज फेस। डैरी का जो चेहरा था वो एक एसिड अटैक पे के वजह से जल गया था और उसका चेहरा डिसफिगर्ड हो गया था क्योंकि उसका आधा चेहरा, हाफ पार्ट ऑफ हिज फेस वॉज बर्न ड्यू टू एसिड अटैक। एसिड अटैक के वजह से उसका आधा चेहरा जो था वो बिल्कुल जल गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज चार्लीज हॉबी, वेयर डिड ही फाइंड सैम्स लेटर? चार्ली का जो हॉबी था वो क्या था और उन्होंने मीन सैम के लेटर को कहाँ पाया? Charlie's hobbies was philately to stamp collecting and found Sam's letter in his stamp collection. चार्ली का जो शौक था वो बहुत सारे स्टैम्प्स को, बहुत सारे टिकटों को कलेक्ट करने का था, उसका हॉबी था और उसने सैम के लेटर को उस स्टाम्प कलेक्शन में ही पाया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड यमी रिफ्यूज टू ब्रिंग हॉट वाटर फॉर द वॉन्डेड सोल्जर? यमी जो रहती है वह मीन्स वॉन्डेड सोल्जर, जो अमेरिकन सोल्जर रहता है, जब वो घायल हो जाता है तो या फिर वो अनकॉन्शियस होता है तो उसके लिए हॉट वाटर लाने से क्यों रिफ्यूज़ कर देती, क्यों मना कर देती है? तो इन द एनिमी द पर्ल एसबर्ग, यमी रिफ्यूज टू ब्रिंग हॉट वाटर फॉर द वॉन्डेड सोल्जर बिकॉज सी कंसिडर्ड हिम an enemy soldier and helping him would be seen as an act of disloyalty to her own country. Filled by strong nationalist sentiments, she feared the consequences of adding someone from the opposing side, potentially putting herself and her family at risk. यामी जो रहती है मीन्स द एनिमी लिखा गया है पर्ल एसबर्ग के द्वारा, और यामी जो रहती है वो गर्म पानी वॉन्डेड सोल्जर के लिए लाने के लिए इसलिए मना कर देती है क्योंकि वो एनिमी रहता है, वो दुश्मन होता है। हालांकि वो सोल्जर है लेकिन वो दुश्मन है, ठीक है ना। वो नहीं चाहती है कि अपने देश के साथ वो मीन्स देशद्रोह करे, वो अपने देश के साथ डिसलॉयलिटी दिखाए। वो बहुत ही बड़ी नेशनलिस्ट होती है और वो नहीं चाहती है कि उसके द्वारा मीन्स एनिमी सोल्जर की मदद की जाए और उसके वजह से उसका पूरा का पूरा फैमिली खतरे में पड़ जाए, इसलिए वो उस एनिमी के लिए, वॉन्डेड सोल्जर के लिए मीन्स गर्म पानी लाने से मना कर देती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग। टाइगर किंग के मीन्स कैरेक्टर स्केच को बतलाना है। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम सर जिलानी जंग जंग बहादुर हैड मेनी टाइटल्स एंड सब नेम्स. However, he was popular as the Tiger King when he was born. The astrologer had predicted his death, which would be caused by a tiger, but the baby had some miraculous quality in him. He was only 10 days old when he challenged the prediction of the astrologers and asked them the manner of his death. The chief astrologer foretold that he was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies, therefore, his death would come from the tiger. होता क्या है कि प्रतिबंधपुरम के जो महाराज होते हैं उनका नाम होता है जिलानी जंग जंग बहादुर। उनको बहुत सारे टाइटल्स, बहुत सारे सबनेम्स भी मिले और वो टाइगर किंग के नाम से मशहूर हुए। जब वो पैदा हुए थे तो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि उनकी मौत टाइगर के ही हाथों होगी। लेकिन उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी कि जब वो मात्र 10 दिन के थे तभी वो चैलेंज कर दिया। अब आप लोग सोचेंगे 10 दिन के थे तो ये कहानी है, कहानी की तरह ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, जब वो मात्र 10 दिन के थे तो ही उन्होंने प्रेडिक्टर को चैलेंज कर दिया कि उनकी डेथ ऐसे नहीं होगी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर फॉरटोल्ड दैट ही वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। और जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो एस्ट्रोलॉजर के चीफ थे, उन्होंने कहा कि इनका जो जन्म हुआ है वो ऐसे मीन्स समय में हुआ है जो बुल का समय होता है, और बुल और टाइगर आपस में दुश्मन होते हैं, इसलिए ये बुल का समय में पैदा हुए, इसलिए इनकी मौत जो होगी वो टाइगर के हाथों से ही होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस फाइनली ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर। डगलस जो होता है वो पानी के डर से आखिर किस प्रकार उस चीज़ से पार पा लेता है। तो द आंसर इज डगलस ओवरकम हिज fear of water by working with a swimming instructor and practicing swimming regularly. He also faced his fear head on and dived in a lake. विलियम डगलस जो होते हैं वो मीन्स पानी का जो डर उनके दिमाग में रहता है उनसे वो पार पाने के लिए क्या कहते हैं, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की सहायता लेते हैं। उनके साथ वो लगातार रेगुलरली स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें डर तो लगता है लेकिन वो हेड ऑन डाइव करते हैं, लेग्स पे जाते हैं, लेग्स पे तैरते हैं और धीरे धीरे करते करते मीन्स स्विमिंग करते करते उनका जो डर होता है पानी के प्रति वो खत्म हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी। सोफी के कैरेक्टर के बारे में बतलाना है। Sophie is a character from the story Going Places. She is a romantic dreamer who uses her imagination to escape the realities of her working class life. She has high aspirations and dreams of becoming an actress, manager or fashion designer. सोफी जो रहती है वो मीन्स ये स्टोरी एक्चुअली में लिया गया है सोफी का कैरेक्टर गोइंग प्लेस से। वो एक रोमांटिक ड्रीमर होती है, सपनों की दुनिया में जीना उसे पसंद होता है, रियलिटी से दूर भागना चाहती है। वो वर्किंग क्लास की एक लड़की होती है लेकिन फिर भी वह सपनों की दुनिया से बाहर आना ही नहीं चाहती, हमेशा इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती है। उसके एस्पिरेशंस, उसके ड्रीम्स जो होते हैं वो एक्ट्रेस बनने का होता है, मैनेजर बनने का होता है, वो एक फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती है मैरी क्वेंट की तरह। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ पेनकेक। Pancakes is the name of a brand of makeup used at Japanese studios. The makeup was used by actors and actresses to change their appearance. पेनकेक एक्चुअल में एक मेकअप स्टूडियो का नाम होता है, ठीक है ना, जिसका नाम होता है जेमिनी स्टूडियो। द मेकअप वॉज यूज एक्टर्स एंड एक्ट्रेस टू चेंज देयर अपीयरेंस। मीन्स उस मेकअप स्टूडियो का इस्तेमाल एक्टर और एक्ट्रेस यूज़ करते हैं अपने अपीयरेंस को बदलने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड राजकुमार शुक्ला वॉन्ट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला जो रहते हैं वो गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते हैं। तो राजकुमार शुक्ला wanted to take Gandhi ji to Champaran to help the farmers who were being exploited by the British landlords. Shukla was a poor sharecropper from Champaran who was suffering from the injustice of the landlord system. He believed that Gandhi ji could help the farmers by organizing a movement to address their grievance and seek justice. राजकुमार शुक्ला जो रहते हैं वो चंपारण के एक छोटे से किसान होते हैं और वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड सिस्टम, ज़मींदारी पद्धति जो चली आ रही थी उससे वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसी वजह से राजकुमार शुक्ला क्या करते हैं, उनको ऐसा विश्वास होता है कि अगर गांधी जी आएंगे चंपारण तो वो एक कोई ऐसा आंदोलन चलाएंगे जिससे मीन्स गरीब किसानों को न्याय मिल सके और वह उस तरह से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए वो राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को चंपारण लाना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट डिड द पैडलर थिंक ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल? पैडलर जो रहता है वह दुनिया और उसके लोगों के बारे में क्या सोचता है? द पैडलर इन द रैट ट्रैप बिलीव दैट वर्ल्ड वाज अ जायंट रैट ट्रैप दैट वाज यूज्ड people as a bait. He thought that the world's richest food and shelter were like the cheese or meat used to trap rats in a rat trap. He believed that anyone who was tempted by the world's offering would be caught in the rat trap and everything would end. जो पैडलर होता है वो पूरी दुनिया को एक मीन्स चूहे को पकड़ने का मीन्स जाल समझता है। वो सोचता है कि जो अमीर होते हैं, जो खाना होता है, जो घर होता है, जो वो किस तरह का है, चीज़ और बटर के तरह है, जो लोगों को फंसाने के लिए, जो चूहों को फंसाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो जो भी चीज़ें दुनिया में मीन्स लोगों को ऑफ़र की जाती है वो कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के लिए यूज़ की जाती है और इसी तरह से एक दिन दुनिया इस जाल में फँस कर पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज़ ऑन इंटरव्यूज़? इंटरव्यू के बारे में कुछ सकारात्मक दृश्य या सकारात्मक सोच या सकारात्मक नज़रिया कौन-कौन सा है? तो सम पॉजिटिव व्यूज़ ऑन इंटरव्यू इंक्लूड अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। मीन्स इंटरव्यू से क्या होता है? सच का पता चलता है। अ यूज़फुल कम्युनिकेशन टूल, ये बात करने का एक बहुत ही मीन्स बेहतर मीन्स यू कैन से कि टूल है। नाउ द नेक्स्ट इज़ अ वे ऑफ डिस्कवर टैलेंट। मीन्स किसी के अंदर छुपे हुए टैलेंट को मीन्स खोज करने का भी एक तरीका है। अ वे टू लर्न अबाउट सोशल बिहेवियर। किसी से जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि उसका सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, वो सोसाइटी के बारे में क्या सोचता है और समाज के लोगों के साथ उसका कैसा व्यवहार होता है। एंड एन आर्ट फॉर्म, ये एक कला है। अ वे टू गेट नो पीपल इंटरव्यूज़, लोगों को जानने का एक सबसे बेहतर तरीका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? Firozabad in Uttar Pradesh, India is known as the city of bangles because of its glass bangle industries. It is the center of India's glass blowing industry. फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश का एक जगह है जो मीन्स चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और साथ साथ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ के लिए भी फेमस है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस ऑफ द डे ऑफ द लास्ट लेसन? मीन्स लास्ट लेसन में मीन्स बैक बेंचेस, क्लासरूम के बैक बेंचेस को किसने मीन्स ऑक्यूपाइड कर लिया रहता है? तो इन अल्फोंस डॉटेड स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन, द विलेज एल्डर सेट इन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम ऑन द डे of the last lesson. The elders include the former mayors, the former postmaster and other. अल्फोंस डॉटेड का एक छोटी सी कहानी, शॉर्ट स्टोरी है जो लास्ट लेसन, और इसमें क्लासरूम के लास्ट बेंचेस को मीन्स जो एल्डर्स होते हैं, गांव वालों के जो लास्ट मीन्स कहने का मतलब है कि गांव के जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं वो ऑक्यूपाई करके बैठे होते हैं और इन मीन्स बुज़ुर्ग लोगों में कोई फॉर्मर मेयर होता है तो कोई फॉर्मर पोस्ट मास्टर होता है और गांव के लोग होते हैं। व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम? मीन्स अनीस जंग जो होते हैं, मीन्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम? पोएट जो होते हैं वो मीन्स स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए क्या विश करते हैं? तो इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, द पोएट स्टीफन स्पेंडर wishes for the children of the slums to have a better life. He wants them to have a access to education and other resources so that they can break free from poverty. एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम जो स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है, इसमें वो बच्चों के लिए चाहते हैं एक बेहतर लाइफ। वो चाहते हैं कि बच्चे जो है एजुकेशन प्राप्त करें और अपनी गरीबी से दूर निकलें, ज्ञान की प्राप्ति करें, अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने और गरीबी से छुटकारा उनको मिले। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर? मीन्स थिंग ऑफ ब्यूटी वो हमेशा के लिए मीन्स एक जॉय है, कैसे? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज अ लाइन फ्रॉम जॉन किट्स पोएम एंडाइमियन। ये थिंग ऑफ ब्यूटी एक पोएम है जो एंडाइमियन बुक से लिया गया है, जिसको लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। इट मीन्स द ब्यूटीफुल थिंग्स कैन ब्रिंग लास्टिंग हैप्पीनेस एंड जॉय टू पीपल। उनका ऐसा कहना है कि जो मीन्स खुशी होती है, जो ऐसी खुशी जो भी कभी ना ख़त्म होती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है, जो खुशियाँ वो हमेशा के लिए क्या करती है, लोगों को मीन्स खुशियाँ देती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड JB कृपलानी respond to Gandhiji telegram announcing his arrival to Muzaffarpur?
जेबी कृपलानी जो है वो गांधी जी के टेलीग्राम का मीन्स किस तरह से मीन्स अनाउंस करते हैं मुजफ्फरपुर में कि गांधी जी आ रहे हैं। तो जेबी कृपलानी वॉज अ वेरी enthusiastic अबाउट महात्मा गांधी विजिट टू मुजफ्फरपुर एंड ही वेलकम गांधी जी विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट द रेलवे स्टेशन। जेबी कृपलानी जो होते हैं वो महात्मा गांधी को लेके बहुत ही ज़्यादा मीन्स उत्सुक होते हैं क्यों मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, और उन्होंने महात्मा गांधी का स्वागत रेलवे स्टेशन में बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप लेकर जेबी कृपलानी रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी का स्वागत किया। हाउ डिड कस्तूरबा गांधी हेल्प द पीपल ऑफ चंपारण। कस्तूरबा गांधी जो है वो चंपारण में गांधी जी मीन्स लोगों की मदद कैसे करती है। तो कस्तूरबा गांधी हेल्प द पीपल ऑफ चंपारण इन मेनी वेज इंक्लूडिंग teaching hygiene, sanitation, providing emotional support, and inspiring women to stand up for their rights. कस्तूरबा गांधी जो रहती है वो चंपारण में लोगों की मदद बहुत तरीक़ों से करती है, जैसे हाइजीन से बचने का तरीका सिखलाती है, सैनिटाइजेशन के बारे में सिखाती है, मीन्स इमोशनल सपोर्ट भी करती है, भावनात्मक मीन्स सपोर्ट करती है, समर्थन करती है, और महिलाओं को इनकरेज करती है कि वो अपने मीन्स अधिकार की लड़ाई करे। What does the students on ice program aim to do? मीन्स जो अंटार्कटिका जो कंटिनेंट है वहाँ पे जब लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए मीन्स कुछ एम्बिशंस के साथ, तो वहाँ पे उनका एम क्या होता है। द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एम्स टू एजुकेट हाई स्कूल स्टूडेंट्स अबाउट द पोलर रीजन्स, क्लाइमेट चेंज एंड द environment. The program also seeks to inspire a student to take action to protect the planet. जो बच्चे वहाँ पे अंटार्कटिका जाते हैं आइस में, उनका बस एक ही इंटेंशन होता है कि जब वो पढ़ लेंगे तो वो हाई स्कूल के बच्चों को एजुकेट करवाएंगे, पोलर रीजन्स के बारे में बताएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएंगे, पर्यावरण के बारे में बताएंगे, और वह लोगों को इंस्पायर करेंगे, वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेंगे कि प्लैनेट्स को किस तरह से बचाना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी कौन थी। सोफी एंड जेंसी वॉज क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स हु केम फ्रॉम पुअर फैमिलीज। सोफी और जेंसी दोनों क्लासमेट थे जो दोनों मीन्स पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। दे वर डेस्टिन्ड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। वे क्या करते थे, जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता था तो दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे। हाउएवर दे हैड डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड ड्रीम। यहाँ तक कि उन लोगों का जो सोच था और पर्सनैलिटी था वो बिल्कुल अलग था, बिकॉज सोफी लिव्ड इन अ मीन्स इमेजिनेशन वर्ल्ड where you can say Jansi lived in a physical world. Now the next question is why had M. Hamel put on his special dress? M. Hamel जो थे वो उस दिन मीन्स स्पेशल ड्रेस क्यों पहने हुए थे। तो एम हैमल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग फ्रेंच and he wanted to mark the significance of this occasion by wearing his finest clothes, usually reserved for inspection and prize days, a sign of respect for his profession and the language he was teaching. एम हैमल उस दिन एक स्पेशल ड्रेस को इसलिए पहने हुए थे क्योंकि फ्रेंच पढ़ाने का उनका उस दिन लास्ट डे था, और वह उस ड्रेस को हमेशा मीन्स ओकेजन्स में ही पहनते थे, जैसे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर कोई ऑफिसर इंस्पेक्ट करने आते थे, इंस्पेक्शन के लिए आते थे, तो उस समय वो पहनते थे। लेकिन वो उस दिन इसलिए पहने थे क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट क्लास वो ले रहे थे अपने 40 साल के कैरियर में, इसलिए वो एक स्पेशल ड्रेस पहनकर उस दिन स्कूल आए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हैज़ मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। माई मदर सेट 66 का एक पोएम है, उसमें मदर की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है। तो आ मदर इज ऑफन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून इन पोएट्री, पर्टिकुलरली when discussing aging, because the late winter's moon is seen as pale, fading and lacking in vibrancy, mirroring the physical decline and passage of time associated with an aging mother, signifying a sense of vulnerability and the nearing end of the life. मदर एट 66 में विंटर्स मून के साथ मदर की तुलना इसलिए की गई है क्योंकि जब विंटर में जो मून होता है वो बिल्कुल मीन्स फेडेड होता है, उसमें लाइट्स कम होती है, तो उसके लिए जो कमला दास होती है पोएट, वो बतलाती है कि उसकी जो मदर है उनकी भी लाइफ का डेथ बिल्कुल नज़दीक आ गया, उनका एंड बहुत नज़दीक आ गया और वो भी बिल्कुल विंटर्स मून की तरह ही प्रतीत हो रही है, इसलिए कमला दास जो रहती है वो विंटर्स लेट मून की तुलना अपने माँ से करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मिस्टर लैम्ब
मीटिंग विद डैरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डैरीज लाइफ। मिस्टर लैम से जब डैरी मिलते हैं तो डैरी का लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट होता है उसके लाइफ का। क्यों, कैसे? Mr. Lamb's meeting with Derry was a turning point in Derry's life because it helped him develop a more positive outlook on life and self-worth. Mr. Lamb's positive attitude and wisdom inspired Derry to look beyond his physical appearance and negative opinions of others. मिस्टर लैम के साथ डेरी का जो मीटिंग होता है वो उसके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि मीन्स मिस्टर लैम जो होते हैं वो बहुत ही मीन्स सकारात्मक स्वभाव के होते हैं, सेल्फ मोटिवेटर होते हैं, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं सकारात्मक ऊर्जा की तरह। और उसके वजह से डैरी जो होते हैं, डैरी को भी वो बतलाते हैं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, लोग किस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग क्या बोलते हैं तुम्हारे बारे में, उस पर ध्यान ना दो और अपने लाइफ को अच्छे से दियो। और इसके वजह से डैरी के लाइफ पे एक इम्पैक्ट पड़ता है और वो भी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ता है और अपनी लाइफ को खुशी खुशी जीने लगता है। नाउ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो एक बार इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।